एक आदमी प्लेन हाईजैक करता है, पैसे लेकर हवा में कूदता है और गायब हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। ये कहानी है डीबी कूपर की। $2 लाख, 10,000 फीट की ऊंचाई और एक जंप, गायब। तारीख है 24 नवंबर 1971। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ़्लाइट 305 पोर्टलैंड से सिएटल जा रही है। फ़्लाइट में है कुल 42 लोग, 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स। पोर्टलैंड सिएटल के बीच की दूरी सिर्फ 250 किलोमीटर है। फ़्लाइट से जाने में आधा घंटा लगता। फ़्लाइट टेक ऑफ करती है करीबन दोपहर के 3 बजे और 3:30 तक सिएटल में लैंड होनी है। सीट नंबर 18C पर बैठा है एक शख्स जो अपने मिड 40s का लग रहा है। लगभग 6 फीट लंबा, पतला सा आदमी, एक अच्छे से सूट में। उसके टिकट पर नाम है डैन कूपर। हाथ में ब्रीफकेस, जेब में एक पेपर लिया हुआ। उसने सोडा ऑर्डर करा, अपनी सिगरेट जलाई और बाहर के नज़ारों का मज़ा लेने लगा। थोड़ी देर के बाद फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शॉफनर को कूपर ने अपनी जेब से वो पेपर निकाल कर दे दिया। फ्लोरेंस के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। कई बार लोग उन्हें अपना फ़ोन नंबर लिख कर दिया करते थे, तो उन्होंने वो पेपर भी अपनी पॉकेट में रख लिया बिना पढ़े ही। लेकिन ये बात कूपर को पसंद नहीं आई। वो उठकर फ्लोरेंस के पास गया और धीरे से कहा, मिस, शायद आपको इसे एक बार देख लेना चाहिए। मेरे पास एक बॉम्ब है। उसने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें कुछ रेड वायर्स, स्टिक्स और एक बैटरी थी। टीना मकलाओ, उस फ्लाइट की एक और अटेंडेंट, कूपर के पास वाली सीट पर आकर बैठ गई आगे की सभी कन्वर्सेशंस के लिए। प्लेन के बाकी पैसेंजर्स भी ये सब देख रहे हैं, लेकिन उन्हें कूपर एक शांत इंसान ही लग रहा है। कूपर की पोलाइटनेस और कामनेस को देखकर उन्हें अब भी डाउट ही है। उसके बिहेवियर से उनका डर थोड़ा कम तो है। उन्हें लग रहा है कुछ और टेक्निकल इशू की वजह से फ़्लाइट डिले हो रही है। शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि उनकी फ़्लाइट हाईजैक हो चुकी है। और अब कूपर ने टीना को अपनी डिमांड्स बताईं। $2 लाख, 4 पैराशूट्स और सिएटल में एक ट्रक जो कि इस फ्लाइट को रिफ्यूल करेगा। अगर आपको लग रहा है $2 लाख एक ठीक ठाक ही रकम है, तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद ये आज के ज़माने के 12 करोड़ रुपए होंगे। अब नीचे भी बाकी लोगों ने घबराना शुरू कर दिया है। पैसों का इंतज़ाम होगा या नहीं, ये बाकी पैसेंजर्स को ज़िंदा छोड़ेगा या नहीं, सबके मन में ऐसे कई सवाल घूमने लगे। लेकिन टीना मकलाओ, जो कि कूपर और एयरलाइन के बीच मीडिएटर का काम कर रही हैं, उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। वो बहुत ही अच्छे से कूपर से बात कर रही हैं। इस एयरलाइन के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड नायरॉब। 2 घंटे तक चली नेगोशिएशंस के बाद वो मान जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है FBI की। FBI के कहने पर डोनाल्ड पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी एयरलाइन की रेपुटेशन ख़राब होने से बचानी है। $2 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट था, जो ना तो FBI और ना ही डोनाल्ड के पास था। इसलिए वो लोग जाते हैं एक लोकल बैंक के पास कैश का इंतज़ाम करने। FBI ने $20 के 10,000 नोट्स लिए और उनके सीरियल नंबर आसपास के सभी बैंक्स और कसिनोज में दे दिए, जिससे कूपर को पकड़ा जा सके। अब इस सब में टाइम हो चुका है शाम के 5:45। जो फ्लाइट सिएटल में 3:30 बजे लैंड होनी थी, वो 5:45 बजे लैंड करती है। नीचे खड़ी है FBI, $2 लाख, 4 पैराशूट्स और फ्यूल टैंक लेकर। कूपर भी प्लेन में शांति से ही बैठा हुआ है। नीचे खड़े सभी लोगों के मन में बहुत डर है। एक क्रिमिनल जिसके पास बॉम्ब है, फ्लाइट हाईजैक करा बैठा है। टीना मकलाओ के हाथों कूपर को उसके पैसे और पैराशूट्स दिए जाते हैं और प्लेन भी रिफ्यूल करा जाता है। पैसे मिलते ही कूपर सभी पैसेंजर्स और क्रू को प्लेन से जाने का ऑर्डर देता है। सिर्फ 2 पायलट्स, एक फ्लाइट इंजीनियर और टीना मकलाओ को प्लेन में रुकने का कहा गया। बाकी सभी प्लेन से नीचे उतर गए। अब जब प्लेन रिफ्यूल हो चुका है, कूपर प्लेन को मैक्सिको सिटी ले जाने का कहता है, और वो भी काफ़ी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ। एल्टीट्यूड सिर्फ 10,000 फीट रहेगा, स्पीड 370 किलोमीटर पर आ रही रहेगी और लैंडिंग गियर भी हमेशा डाउन रहे। पायलट्स ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये तो काफ़ी नहीं है, पायलट कहता है। हुआ ये है कि जो कंडीशंस कूपर ने दी हैं, उनमें मैक्सिको सिटी तक पहुंचने जितना फ्यूल ही नहीं है। कूपर हल्की सी स्माइल देता है और कहता है, जो कह रहा हूँ चुपचाप करो। मैक्सिको सिटी थोड़ी दूर है, लगभग 5 से 6 घंटे की फ़्लाइट होगी। वहाँ FBI अपनी तैयारी में लगी है। उन लोगों ने पूरी प्लानिंग करी हुई है कि मैक्सिको सिटी में कूपर को पकड़ा जा सके। लेकिन फ़्लाइट में तो इतना फ्यूल ही नहीं है जिससे मैक्सिको सिटी तक पहुँचा जा सके। ये बात सबके मन में ये डर पैदा कर देती है कि कहीं ये कूपर कोई पागल तो नहीं, ये फ़्लाइट को कहीं क्रैश तो नहीं कराना चाहता। क्रू, एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड और FBI के साथ सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। लेकिन कूपर तो अभी भी काफ़ी शांत ही है, अपनी सिगरेट पी रहा है। जब प्लेन सिएटल से निकला था
तब टाइम था शाम के 7:40। प्लेन के अंदर बहुत ही डरे हुए 4 लोग हैं और एक काफ़ी काम ऑरा के साथ बैठा डैन कूपर। फ्लाइट को उड़े 20 मिनट हुए तभी कूपर टीना से कहता है, कॉकपिट में जाओ और दरवाज़ा बंद कर लो। टीना कंफ्यूज थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो वैसा ही करती है। अब कूपर कैबिन में अकेला है। कॉकपिट में बैठे पायलट्स नोटिस करते हैं कि कैबिन में एक सडन प्रेशर चेंज हुआ है। प्लेन की जो टेल है वो एक काफ़ी ब्रीफ मोमेंट के लिए ऊपर की तरफ हुई है। सब लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि कैबिन में क्या हुआ। साउथ वेस्ट वॉशिंगटन के घने जंगलों के ऊपर कहीं कूपर प्लेन से कूद जाता है। 9 बजे नेवाडा में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाती है। 10:15 पर फ्लाइट रेनो नेवाडा में लैंड करती है, जहां भारी पुलिस फोर्स और FBI है। क्रू उन्हें बताता है कि कूपर जा चुका है। वो लोग प्लेन की अच्छे से तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें मिलते हैं सिर्फ जली हुई सिगरेट्स और एक टिकट जिसमें नाम था डैन कूपर। ये बात आग की तरह फैल गई। एक जर्नलिस्ट जो अपनी डेडलाइन के पीछे भाग रहा है, गलती से इसे लिखता है DB कूपर हाईजैकिंग। बस फिर क्या था, वहीं से इसका नाम पड़ जाता है DB कूपर। एक जर्नलिस्ट की गलती से डैन बन जाता है DB। FBI ने हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स और ग्राउंड टीम्स लगा दी हैं कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें काफ़ी टाइम तक ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। न कूपर, न पैराशूट्स, न पैसे, कुछ भी नहीं। और ना ही उसे दिए गए नोट से कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ। अब लोगों ने मानना शुरू कर दिया है कि वो एक सनकी था जो मर चुका है, और मरे भी क्यों ना। उस रात बहुत ठंड थी और बारिश भी हो रही थी। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 10,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पर टेम्परेचर था -7 डिग्री सेल्सियस और ग्राउंड लेवल पर रहा होगा कुछ 4 या 5 डिग्री सेल्सियस। रात का समय, बहुत घने बादल जिससे मूनलाइट भी नहीं आ पा रही थी। इतने अंधेरे में कुछ भी देख पाने का कोई चांस नहीं था। ऊपर से जिस जगह वह कूदा था वहां सिर्फ पहाड़, नदी और घने जंगल ही थे। दूर दूर तक किसी इंसानी बस्ती का कोई नामो निशान नहीं था। फिर ये खबर ठंडी हुई, लोगों ने कूपर को मरा हुआ मान लिया और अपने अपने काम में लग गए। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कूपर के बारे में कुछ बात करूंगा। वो एक क्रिमिनल था, हाईजैकर था। उसने जो भी करा वो बिल्कुल गलत था और ये रास्ता कभी किसी को भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो वो खुद को कैसे कैरी करता था। एक हाईजैकर और क्रिमिनल के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था। वो किसी पर चिल्ला नहीं रहा था, ना ही किसी तरह का कोई वायलेंस हुआ। फ्लाइट में उसकी ड्रिंक्स के पैसे तक उसने ही दिए। क्या हम इससे पोलाइटनेस सीख सकते हैं, या फिर हमें एक क्रिमिनल से कभी भी कुछ भी नहीं सीखना चाहिए? वो इतनी प्रेशर भरी सिचुएशन में भी बिल्कुल काम और कंपोज था। उससे अपने बनाए गए प्लान पर पूरा भरोसा था। क्या हमें भी हर चीज को इसी कंपोजर और कॉन्फिडेंस से फेस करना चाहिए? उसकी पर्सनैलिटी के सिर्फ कुछ ट्रेट्स। लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट तो सबने ही सुना है, लेकिन लर्निंग फ्रॉम द वर्स्ट पर आप किसी की पूरी कहानी जानने से पहले कैसे इंस्पायर हो सकते हैं? तो फिर चलो वापस वहीं चलते हैं जहां कहानी को छोड़ा था। सबको लग रहा है कूपर अब मर चुका है, लेकिन तारीख है 7 अप्रैल 1972। उस हाईजैकिंग के 5 महीने बाद दोबारा एक प्लेन हाईजैक होता है। डेनवर से लॉस एंजलिस जा रही फ्लाइट। इस बार हाईजैकर के हाथ में है एक हैंडगन और ग्रेनेड। बस इस बार पैसे की डिमांड 2 लाख से 5 लाख डॉलर्स हो गई है, बाकी सब कुछ सेम। ठीक उसी तरह प्लेन से कूदा भी गया, सब कुछ सेम। परफेक्ट क्राइम एक बार फिर से एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन क्या ये सच में एग्जीक्यूट हो पाया था? नहीं। इस बार बहुत सारे एविडेंसेस छोड़े गए। 3 दिन बाद हाईजैकर पकड़ा जाता है और उसका नाम रिचर्ड फ्लॉयड मकॉय। जी हाँ, ये कोई और था जो कूपर की ही तरह परफेक्ट क्राइम करने चाह रहा था, लेकिन कर नहीं पाया और इसे कॉपीकाइट हाईजैकर नाम मिला। इस केस के बाद लोगों को वापस लगने लगा कि कूपर भी जिंदा है। जिस तरह मकॉय उस जंप के बाद बच गया, उसी तरह कूपर भी बच गया होगा। लेकिन मकॉय का क्या हुआ? उसे सजा सुनाई गई 45 साल की। फिर वो 1974 में जेल से भागा और एक शूटआउट में मारा गया। लोगों ने अब कूपर के बारे में बात करना वापस शुरू कर दिया। थियरी गेम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आप लोगों की तरह उस समय के लोगों ने भी सोचा कि मकॉय ही कूपर है। उसने एक बार फिर से हाईजैकिंग की कोशिश करी, मगर इस बार फेल हो गया। लेकिन नहीं, FBI का कहना है कि कूपर हाईजैकिंग के दौरान मकॉय के कहीं और होने के सबूत मिले हैं, इसलिए वो कूपर नहीं हो सकता। कूपर को लेकर थियरीज तो कई बनने लगी, जैसे कि वो एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था, या कोई स्किल्ड स्काई डाइवर, या फिर उसने जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए उससे वो एविएशन इंडस्ट्री का कोई वर्कर लग रहा था। उसके जिंदा होने या मर जाने पर भी काफ़ी डिबेट हुआ। बहुत लोग मानते हैं वो बच गया और एक नई आइडेंटिटी लेकर अपनी बची हुई लाइफ काट रहा है, तो काफ़ी को लगता है कि वो जंप से नहीं बच पाया, सिर्फ उसकी बॉडी मिलना बाकी है।
एफबीआई ने भी बहुत सारे सस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई। एक शख्स ने तो अपने डेथ बेड पर यह भी एक्सेप्ट करा कि वही कूपर है। उसकी वाइफ को उसी फ्लाइट का एक टिकट मिला था। नी इंजरी जो कि किसी जंप से हुई हो, और 1971 के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए जिसका कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं मिला, लेकिन फिंगरप्रिंट्स मैच ना होने की वजह से उसे भी रूल आउट कर दिया गया। अब सब एक बार फिर से इससे आगे बढ़ चुके हैं। आ चुका है 1980। एक 8 साल का लड़का वैंकूवर के पास अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग कर रहा है। वो कैंप फायर जलाने के लिए जमीन खोद रहा है, पर तभी उसे $20 के नोट मिलते हैं और खुदाई करने पर उसे टोटल $5,800 मिलते हैं 20 के नोट में, जिन पर वही नंबर था जो कूपर को दिए गए नोट पर था। लेकिन जिस नदी के किनारे ये मिला वो नदी उस फ्लाइट पाथ में नहीं आ रही थी। तो क्या ये पैसे खुद कूपर ने आकर छुपाए, या फिर वो तो वहीं मर गया लेकिन ये पैसे पानी में बहकर यहाँ आ गए, किसी को नहीं पता। उन नोट्स को लेकर एक कोर्ट केस भी हुआ, जिसके बाद उस लड़के को कुछ नोट्स रखने के लिए दे दिए गए। 2000 में आकर उसने उन नोट्स को ऑक्शन में बेचना शुरू कर दिया। 2008 में उसने एक साथ 15 नोट्स का ऑक्शन करा जो कि $37,000 में बिके। अब जहाँ तक बात है कूपर की, तो किसी को नहीं पता सच में उस रात क्या हुआ। एफबीआई ने 45 साल बाद 2016 में इस केस को बंद कर दिया है, ऑफिशियली अनसॉल्व। उस रात एक आदमी 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसकी असली ट्रिक क्या थी? पैसे लेकर गायब हो जाना या हमेशा के लिए हिस्ट्री का हिस्सा बन जाना? आप लोगों का इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। बाय।